प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम लोग 15 टेस्ट देख चुके, आज 16वां टेस्ट जारी करेंगे और हर एक टेस्ट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत उपयोगी होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जब सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है तब पहला चॉइस है ईएमएफ बढ़ता है, दूसरा विभवांतर घटता है, धारा धारिता घटता है, धारा धारिता बढ़ता है। 4 चॉइस देखें। तो जब सेल को श्रेणी में जोड़ते हैं तो ईएमएफ का मान बढ़ता है, यानी 1 नंबर का हो जाएगा चॉइस ए। और ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि आवेश को परिपथ में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य। अर्थात ईएमएफ एक प्रकार का कार्य है जो आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया जाता है। और ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। तो जब सेल को श्रेणी में जोड़ेंगे तो ईएमएफ का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और सेल क्या है? तो हम सेल के बारे में कहेंगे कि सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बहुत सारे सेल को जब हम जोड़ते हैं तो उससे बैटरी बनता है। सेल और बैटरी में क्या अंतर है कि सेल इंडिविजुअल होता है और उसी सेल को हम जोड़ देंगे तो बैटरी का निर्माण होता है, बैटरी बनता है। अर्थात कहिए कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2। दूसरा में कि ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान दर्शाता है। पहला उत्सर्जक, संग्राहक, आधार, कोई नहीं। तो पहले आंसर इसका कर दें उत्सर्जक यानी ए। अब देखना है कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के बारे में कहेंगे। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के पावर को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर होता है अर्धचालक युक्ति जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में पहला है उत्सर्जक, जिसको इमीटर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा हो गया आधार यानी बेस। और तीसरा हो गया संग्राहक, जिसको कहते हैं कलेक्टर। तो ये 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होता है। कौन कौन? उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो उत्सर्जक में तीर का चिन्ह दिया जाता है जो करंट को सूचित करता है। उत्सर्जक में तीर का निशान बना रहता है वो जो बतलाता है करंट को ना। तो इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में है कि निम्नलिखित में कौन सा चार्ल्स का नियम को व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम कौन? ए हो जाएगा यानी भी प्रोपोर्शनल टी। चार्ल्स का नियम में भी प्रोपोर्शनल टी, जहाँ पी यानी दाब नियत होता है। देखिए चार्ल्स लॉ में क्या है। चार्ल्स लॉ कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यानी भी प्रोपोर्शनल टी, जहाँ भी को हम लोग कहेंगे आयतन और टी मन होता है परम ताप। परम ताप का मतलब क्या कि ताप को हम लोग केल्विन में लिखेंगे। तो भी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। और एक होता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में होता है क्या? बॉयल्स लॉ भी प्रोपोर्शनल 1/p। यहाँ ताप रहता है नियत।
जहाँ भी का मतलब आयतन, पी माने दाब, प्रेशर। तो दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। ये नियम है बॉयल्स का। और चार्ल्स का क्या है कि नियत दाब रहेगा तब भी प्रोपोर्शनल टी, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 क्वेश्चन अभी देखे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन 4 में है कि किसी वैद्युत अपघट्य का प्रयोग डेनियल सेल में किया जाता है। किस वैद्युत अपघट्य का उपयोग हम लोग डेनियल सेल में करते हैं। 4 का हो गया बी। अब देखिए कि डेनियल सेल क्या है। तो डेनियल सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। अब प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि वैसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः चार्ज नहीं होता है। डेनियल सेल में एनोड कॉपर का, कैथोड जिंक का तथा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। तो प्राइमरी सेल में डेनियल सेल, वोल्टियस सेल, लेक्लांसे सेल और सुखा सेल ये आता है। सेकेंडरी सेल वो होता है चार्जेबल, एक बार डिस्चार्ज होगा तो पुनः हम चार्ज कर सकेंगे। तो हो गया सेकेंडरी सेल में सीसा संचायक सेल, एडिशन सेल या निफे सेल, जिसमें सीसा संचायक सेल का उपयोग काफ़ी अधिक होता है। जैसे गाड़ी वगैरह में हम लोग सीसा संचायक सेल का यूज करते हैं। तो ये 4 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, 4 का बी देखे। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह पद क्या उद्घोषित करता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण। तो कहेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हो जाएगा 5 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है कि एक तत्व के निम्नलिखित गुण धर्म हैं। पहला लिखा है कि यह लोहे के गैल्वेनीकरण में काम आता है। गैल्वेनीकरण का मतलब जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जिस पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं। लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। दूसरा चॉइस में है कि यह शुष्क सेल में काम आता है। यह संभवतः कौन सा तत्व होगा। माने इस तत्व को हम लोग सूखा सेल में भी प्रयोग करते हैं और शुष्क सेल में कैथोड के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए कि कौन सा तत्व हो सकता है। तो पहला है जिंक, दूसरा सिल्वर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सोडियम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जिंक, यानी ए। 6 का हो गया ए यानी जिंक। तो जिंक का उपयोग हम लोग जस्तीकरण में करते हैं और शुष्क सेल में कैथोड के रूप में या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी क्रिया की जाती है। ब्लास्ट फर्नेस एक प्रकार की भट्ठी होती है। इसमें लोहे का प्रगलन कराया जाता है, स्मेल्टिंग कराया जाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर डी। 7 का डी नंबर हो गया। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि लोहे का प्रगलन किस भट्ठी में कराया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वात्या भट्ठी, या इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लास्ट फर्नेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कि मृदु इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत क्या होती है। तो देखिए मृदु इस्पात, सॉफ्ट स्टील कहते हैं। तो मृदु इस्पात में 0.1% से 0.3% तक। उसके बाद मध्यम इस्पात इसमें 0.3% से
0.6% तक। उसके बाद हाई माने उच्च इस्पात, हाई स्टील, इसमें 0.6 से 1.6% तक। तो इस तरह से कार्बन की मात्रा होती है। तब इस पर अब आंसर देखा जाए तो ये आंसर हो जाएगा एक यानी 0.2 से 0.1, माने कि इसका ये हो जाएगा चॉइस। 0.1 से 0.3 के बीच आ रहा है 0.2 और 0.1। तो 8 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। में है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है किस में, तो B12 में। और B12 को कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 9 क्वेश्चन देख लिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है कि लिगामेंट और टेंडन हैं क्या संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, संयोजी तंतुमय ऊतक, पेशी ऊतक। तो आंसर हो जाएगा संयोजी तंतुमय ऊतक यानी डी। देखिए लिगामेंट और टेंडन ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। और लिगामेंट येलो फाइबर का बना होता है, येलो फाइबर का बना होता है। और टेंडन ये व्हाइट फाइबर का बना होता है, व्हाइट फाइबर। और ये येलो फाइबर। तो लिगामेंट का काम है कि यह बोन को बोन से जोड़ता है। बोन टू बोन जोड़ना किसका, लिगामेंट का। बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़ना, बोन टू बोन, मैंने एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना काम है लिगामेंट का। और टेंडन बोन टू मसल्स, टेंडन जोड़ता है बोन को मसल्स के साथ, बोन टू मसल्स, ये टेंडन जोड़ता है। और दोनों हैं क्या, तो ये एक तरह का संयोजी ऊतक है। तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 का। तंतुमय इसलिए कहा गया कि ये फाइबर का बना होता है, इसलिए इसको तंतुमय कहा गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट में ऊपर देखोगे कुबड़ निकला हुआ रहता है, रचना गोल सा। तो वो वसा होता है, फैट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। भी जो ऊतक में वसा होता है उसको कहा जाता है एडिपोज टिश्यू, माने वसा, हिंदी में बोलते हैं वसामय ऊतक। यानी 11 का हो गया सी। 11 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन, स्टार्च, रेशा, वसा। तो लार किसको पचाता है, तो स्टार्च को, यानी बी। देखिए लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन। और यह टाइलिन एंजाइम स्टार्च को, स्टार्च का एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। शर्करा में डाइसैकेराइड, इंग्लिश में कहते हैं डाइसैकेराइड्स में चेंज करता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन। टाइलिन क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। लार का पीएच 6.8 होता है। कई लार का पीएच पूछता है तो हो गया 6.8।
तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी। तो दूध और अंडा ये दोनों में विटामिन सी एब्सेंट रहता है। तो आंसर हो गया सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी प्राय खट्टे फल में पाए जाते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। एक दूध में और अंडा में विटामिन सी और लोहा ये दोनों एब्सेंट होता है। तो ये हम देख रहे थे 13 नंबर का क्वेश्चन। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में चेहरा भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें 22 हड्डियां पाई जाती है। निब्बी मानव के खोपड़ी में 22 हड्डी। 8 गो होता है कपाल में। ये जो कपाल में देख रहे हैं इसमें 8 हड्डी फ्लैट रहता है। और 14 होता है चेहरा में। तो 14 और 8 22 ऐसे याद रखेंगे। 6 से चेहरा, 6 से 14 है। 14 हो गया चेहरा में और ये हो गया 8। 14 8 22। तो ये पूरा खोपड़ी कहलाएगा। तो पूरा खोपड़ी में 22 हड्डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है कि कालाजार रोग का रोगाणु है। मैंने कालाजार किसके कारण होता है। ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया वायरस, लिस्मानिया। तो आंसर हो जाएगा लिस्मानिया, यानी डी। तो लिस्मानिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसका वाहक होता है रेत मक्खी यानी सैंड फ्लाई। इसमें बुखार तीव्र होता है। तो कालाजार रोगाणु कौन सा हो गया, लिस्मानिया। लिस्मानिया क्या है, तो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ माने एक कोशिकीय जंतु है। इसका वाहक कौन है, वाहक माने कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन पहुंचाता है, तो रेत मक्खी जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं, या बालू मक्खी, सिकता मक्खी, इंग्लिश में सैंड फ्लाई। तो ये वाहक का कार्य करता है। एक होता है ट्रिप्नोसोमा, तो ये भी प्रोटोजोआ है और ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न करता है जिसको कहते हैं निद्रा रोग। तो उसका वाहक होता है सीसी फ्लाई। ट्रिप्नोसोमा का वाहक होता है सीसी फ्लाई। तो कई कई पूछता है वाहक का नाम प्रोटोजोआ में और कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो रोग रोगाणु भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे क्लास में दिखा देंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर हम लोग देख रहे थे 15 का डी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होती है। तो सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मतलब क्या कि आई निकालना है। कूलम्ब मैंने आवेश दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सो पहले देखते हैं। क्यू दिया है कूलम्ब में 300 कूलम्ब, क्यू बराबर गया 300 कूलम्ब। और टाइम दिया हुआ है टी दिया है 10 मिनट। आई निकालना है, तब जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू अब बटे टी, जहाँ क्यू कूलम्ब 300 कूलम्ब और टाइम है 10 मिनट। इसको सेकेंड बदलेंगे 60 हो गया। तो 2 जीरो कट जाएगा, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर हो गया। यानी आंसर हो जाएगा बी। 16 क्वेश्चन अभी देखें, 16 का हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हो गया 17 में है कि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है
तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 भाग होता है। तो 1/6 को 1/6 और पृथ्वी पर ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कट क्या आएगा? 10। भार को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी बी। 17 क्वेश्चन देखिए। अब देख क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? शर्करा, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है, जिसको कहते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। तो वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक कंपाउंड जितने हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये हो जाएंगे क्या? ये विद्युत का सुचालक हो गया। लेकिन शर्करा ये आयन में नहीं टूटता है, और जो आयन में न टूटेगा वो करंट का संवहन नहीं करेगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 18 का ये हो गया। 18 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। में है कि एक ध्वनि जब किसी माध्यम से गुजरती है तो इसका खाली जगह है अपरिवर्तित रहता है। चॉइस में है आयाम, आवृत्ति, गति, तरंगदैर्घ्य। देखिए वो प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, आवृत्ति हमेशा नियत रहता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चले या ध्वनि चले तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और अब 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 में है कि आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि एक अम्ल और एक अल्कोहल, ये दोनों को मिला करके क्या बनता है वो देख लें, उसके बाद आंसर करेंगे। अम्ल, मान लें कि अम्ल है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हुआ। और अल्कोहल मान लें कि C2H5OH या OH C2H5, ये इथाइल अल्कोहल है, ये अल्कोहल हुआ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब ये दोनों संयोग करेगा तो इसका H और OH मिल करके जल बन जाएगा, और बना क्या? तो CH3COO और C2H5 और प्लस H2O। तो ये हो गया इथाइल, पढ़ेंगे इसको इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो ये है ईस्टर। इथाइल एसीटेट क्या है? ईस्टर है। ईस्टर का ग्रुप होता है COOR, जहाँ R को कहेंगे, इसको हम कहते हैं ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप हुआ, जहाँ R का मन होता है अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर, यानी डी। तो 20 का डी। तो इस तरह से अभी हम आए हुए क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। आया हुआ क्वेश्चन बहुत उपयोगी है, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, या इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, और उससे क्वेश्चन निकलता है तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे परीक्षा के लिए। और फिर हम अगला टेस्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।